जो नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अनादि टीवी में सत्ता का फाइनल। जी हां, सबसे तेज और सटीक नतीजे, सबसे सटीक विश्लेषण, जीत के कारण, हार के कारण, पराजय के बाद क्या स्थिति बनी, इन सब पे हम बात करेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम आपको लिए चलते हैं। अशोकनगर से जजपाल सिंह जज्जी चुनाव जीत गए हैं। जी हाँ, सिंधिया समर्थक जजपाल सिंह जज्जी ने पार्टी से बगावत की थी। इसके बाद चुनाव मैदान में दोबारा उतरे थे और उनके मुकाबले आशा दोहरे थी मैदान में। और पहले कहा जा रहा था कि मुकाबला कांटे का होगा, लेकिन जिस प्रकार से जज्जी ने जीत हासिल की है उससे साफ जाहिर है कि ये मुकाबला एक तरह से एक तरफा ही कहा जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से जज्जी ने जीत हासिल की और ग्वालियर चंबल की जिन सीटों पर कांटे की टक्कर चल रही है उसका भी हम विश्लेषण करेंगे, उन पर भी हम बताएंगे कि क्या स्थितियां बन रही हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर आपको रूबरू करा रहे हैं कि जजपाल सिंह जज्जी ने चुनाव जीत लिया है। कांग्रेस की आशा दोहरे को उन्होंने चुनाव हराया है। सुरक्षित सीट है, अशोकनगर सीट जो है सुरक्षित सीट है ये। इस पर जजपाल सिंह जज्जी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी समय समय पर विवाद उठता रहा था। कहा गया था कि उन्होंने 2-2, 3-3 जाति प्रमाण पत्र बना रखे हैं, लेकिन अंततः जजपाल सिंह जज्जी की जीत हुई है। जी हाँ, जजपाल सिंह जज्जी भी बीजेपी के उन उम्मीदवारों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने सुबह से चल रही मतगणना के बाद निर्णायक बढ़त हासिल करने के बाद अब जीत हासिल कर ली है। जी हाँ, जजपाल सिंह जज्जी ने चुनाव जीत लिया है। आशा दोहरे को उन्होंने चुनाव हराया। कांग्रेस की उम्मीदवार थी आशा दोहरे। वो कहा जा रहा था कि मुकाबला जज्जी बनाम अन्य होगा और आशा दोहरे एक दावा कर रही थी कि उनके साथ अशोकनगर की सारी जनता है। लेकिन जिस प्रकार से परिणाम आए हैं उससे साफ है कि जज्जी के साथ साथ इस सीट पर शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी जादू चला है। और दूसरी बड़ी खबर यही है कि डबरा में इमरती देवी पिछड़ गई हैं। जी हाँ, डबरा में इमरती देवी ने फिर एक बार बढ़त बना ली है। लगातार 6 माह का खेल वहाँ चल रहा है और 12वें राउंड के बाद अब 1996 वोट से आगे हैं इमरती। इसके पहले वो लगातार कांटे का मुकाबला चल रहा था। तो डबरा में इमरती देवी ने बढ़त बना ली है। डबरा में इमरती देवी ने बढ़त बना ली है। 12वें राउंड के बाद 1996 वोट से आगे है इमरती देवी। गलत सिंह राजपूत जो कि सरकार में मंत्री हैं, सुर्खी से मैदान में हैं और उनके सामने कांग्रेस से पारुल साहू हैं। वो गोविंद सिंह भी लगातार वहां बढ़त बनाए हुए हैं और कांग्रेस की पारुल साहू से 10,000 से भी ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। तुलसीराम सिलावट की बात करें तो 20,000 से भी ज्यादा वोटों से वो आगे चल रहे हैं। और सांवेर में तुलसी सिलावट के बाद एक बड़ी जीत की और प्रभु राम चौधरी बढ़ते नजर आ रहे हैं। 50,000 से भी ज्यादा की उनके पास लीड है और कह सकते हैं कि अभी तक जो नतीजे आएंगे उनमें प्रभुराम चौधरी हो सकता है कि सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार बने हैं। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबरें हम आपको लगातार आपको अनादि टीवी पर पल पल का अपडेट दे रहा है कि कौन आगे है कौन पीछे। इस जीत के सियासी मायने क्या होंगे, इस जीत के सियासी मायने क्या होंगे, हार के क्या कारण है, इसका ठीकरा किस पर फूटेगा और वो क्या कारण थे जिसके कारण कांग्रेस को इतनी करारी हार का सामना करना पड़ा है, इसका भी हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन हम अभी आपको लगातार बता रहे हैं कि देखिए, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं कि किस प्रकार बीजेपी के नेता जीत का जश्न। और आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डुप्लीकेट भी इसमें नजर आ रहे हैं। धक्का मुक्की भी हो रही है उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए। कार्यकर्ता लालायित दिख रहे हैं, विक्ट्री साइन बना रहे हैं। जी हाँ, हाथ जोड़कर धन्यवाद अदा कर रहे हैं। और बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह आप लगातार देख सकते हैं। और उत्साह क्यों ना हो, 28 में से 21 सीटें बीजेपी या तो जीतने की स्थिति में है, इनमें से कुछ पे जीत कर हासिल कर चुकी है। और अगर 2-3 सीटें की छोड़ दें, अगर हम भांडेर है, आगर है, डबरा है, जहाँ पे बहुत
कम वोटों का मार्जिन है दोनों दलों के प्रत्याशियों के बीच, और ज्यादातर सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने निर्णायक बढ़त बनाई हुई है, अगर 2-3 सीटों को छोड़ दिए जाए। और अभी तक की जो टैली है वो यही बता रही है कि बीजेपी 21 सीटों पर, कांग्रेस 6 पर और अन्य बसपा 1 सीटों पर आगे नजर आ रहे हैं। वो बसपा की ये सीट मुरैना की है, जहाँ पे कांग्रेस पहले दूसरे नंबर पे थी, अब कांग्रेस वहाँ तीसरे नंबर पे पिछड़ती नजर आ रही है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आप देखिए अनादि टीवी पर, और जीत का जश्न देखिए आप। नेपा नगर की ये तस्वीरें हैं जहां पे अर्चना चिटनीस दिखाई दे रही हैं, बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं, पिछली सरकार में मंत्री रही हैं, पिछला चुनाव 2018 में हार गई थी, और उसके बाद अब जीत का जश्न मनाती हुई सड़क पर नजर आ रही हैं जी। और आप ये देख रही है विक्ट्री साइन, आप देखिए सुमित्रा काछड़ेकर देखिए, आप अर्चना चिटनीस देखिए, विक्ट्री साइन बता के मतदाताओं का आभार तय कर मना रहे हैं कि किस प्रकार मतदाताओं ने उनको जिताया है। और ये देखिए मोदी का मुखौटा लगाए उनके हम शक्ल, कितनी डिमांड है फोटो खिंचाने के लिए, लोग उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए लाए लेते हैं। तो देखिए जीत के रंग देखिए, और हार के रंग भी हम सुबह से देख रहे हैं, पल पल नतीजे बदलते जा रहे थे। और कांग्रेस को यही उम्मीद थी कि शायद जो कुछ बिहार में उन्होंने देखा है कि शुरुआती रुझान में वो आगे थे और मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे थी, तो जैसे बिहार में रुझान पलटे, एनडीए पूर्ण बहुमत में आता नजर आ रहा है, यही उम्मीद कांग्रेस को थी। यही कारण था कि ये देखिए बीजेपी के नारे नेता शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में नारे लगा रहे हैं। जी हाँ, तो देखिए अब की एक और बड़ी खबर की ओर हम ले जा रहे हैं कि भांडेर में रक्षा सिरोनिया जीत गई हैं। जी हाँ, भांडेर में रक्षा सिरोनिया जीत गई हैं। सबसे कशमकश की ये सीट थी और जिसके बारे में कयास लगाए जा रहे थे कि ये कोई भी जीत सकता है, लेकिन कांग्रेस के फूल सिंह बरैया यहाँ से चुनाव हार गए हैं। और अभी तक के जो नतीजे आए, सबसे कम वोटों से 171 वोटों से रक्षा सिरोनिया ने ये चुनाव जीत लिया है। और कांग्रेस के महेंद्र बोध, जिन्होंने बगावत करके बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, और कारण यही माना जा रहा है कि महेंद्र बोध ने जितने वोट काटे वो कांग्रेस के खाते में थे, वो फूल सिंह बरैया को चुनाव हरा दिया है रक्षा सिरोनिया ने। जी हाँ, लगातार दूसरी जीत है रक्षा सिरोनिया की। पिछली बार वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती थी, और इस बार उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता फूल सिंह बरैया को चुनाव मैदान में शिकस्त दे दी है। फूल सिंह बरैया 2 कारणों से चर्चा में थे। पिछले दिनों उनके वीडियो वायरल हुए थे जिसमें उन्होंने एक जाति विशेष के लोगों पर कटाक्ष करते दिखे थे। हालांकि कांग्रेस ने कहा था कि वीडियो पुराने हैं, लेकिन माना ही जा रहा है कि फूल सिंह बरैया को यही वीडियो भारी पड़ गया है। और दूसरा महेंद्र बोध जो कि दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री रहे हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन फूल सिंह बरैया को पहले कांग्रेस ने राज्यसभा से उम्मीदवार बनाया था। राज्यसभा में चुनाव हारने के बाद ये तय था कि वो भांडेर से चुनाव लड़ेंगे। तो फूल सिंह बरैया कांग्रेस के उन उम्मीदवारों में से हैं जिनके बारे में अनुमान था कि सबसे पहले कई महीनों पहले तय हो गया था कि फूल सिंह बरैया चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने पूरी तैयारी की थी। पूरा कांटे का मुकाबला हमने देखा था कि पहले 3, 4, 5 राउंड तक फूल सिंह बरैया लगातार बढ़त हासिल किए हुए थे। इसके बाद रक्षा सिरोनिया ने बढ़त धीरे धीरे कम की। एक मौका ऐसा भी आया कि दोनों शून्य पर खड़े थे। जी हाँ, दोनों को मिले हुए वोट बराबर आ गए थे, और संभवतः ये 12वां राउंड था जब दोनों की लीड नहीं थी, बिल्कुल दोनों 0 पर खड़े थे। उसके बाद से लगातार आगे पीछे 6 मात का चूहे बिल्ली का एक खेल लगातार जारी रहा, और अंततः आखिरी राउंड में निर्णायक जीत रक्षा संतराम सिरोनिया को मिल गई है। भांडेर विधानसभा दतिया का हिस्सा है, और दतिया से जो है नरोत्तम मिश्रा प्रदेश सरकार में मंत्री है, उनकी प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर लगी थी। डबरा में भी उन्होंने मैनेजमेंट जमाया था, और भांडेर की जीत की जिम्मेदारी उन्हीं के जिम्मे थी। तो निश्चित रूप से इस कांटे के मुकाबले में रक्षा सिरोनिया की जीत से इनका कद भी पार्टी में एक बार फिर से बढ़ेगा नरोत्तम मिश्रा का। तो हम देख रहे हैं कि रक्षा सिरोनिया ने चुनाव जीत लिया है। अब ये सीधे लिए चलते हैं हम सागर, जहाँ की गोविंद सिंह राजपूत चुनाव मैदान में है, और बीजेपी से विधायक रही पारुल साहू उनके सामने मैदान में है। लगातार बढ़त बनाए हुए थे गोविंद सिंह राजपूत, लेकिन अभी कुछ देर पहले वहां मतगणना रोकना पड़ी है।
जी हाँ, दोनों दलों के प्रत्याशियों ने पहले भी आपत्ति जताई थी, इसके बाद मतगणना रोकी थी। और सांवेर से भी खबरें यही हैं कि सांवेर में भी मतगणना रोकी गई है। वहाँ से भी खबरें यही आ रही है कि प्रेमचंद गुड्डू जो कि कांग्रेस उम्मीदवार हैं, उनकी बेटियों ने हंगामा किया है। जी हाँ, मतगणना स्थल पर हंगामा किया है, इसके बाद मतगणना रोक दी गई है। कांग्रेस से प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू कुछ महीने पहले तक बीजेपी में थे और अब वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस से वो उज्जैन से सांसद रह चुके हैं, सांवेर से विधायक रह चुके हैं, आलोट से भी वो चुनाव लड़ चुके हैं और उनको ये माना जा रहा था कि वो जॉइंट किलर हैं और तुलसीराम सिलावट को हराने के लिए उनको मैदान में उतारा था, क्योंकि तुलसीराम सिलावट, प्रभुराम चौधरी, गोविंद सिंह राजपूत, महेंद्र सिसोदिया, ये वो चेहरे हैं, इमरती देवी, जिनको कांग्रेस ने किसी भी हालत में हराने की कसम खाई हुई थी। लेकिन जो नतीजे हम देख रहे हैं कि प्रभुराम चौधरी रिकॉर्ड तोड़ जीत की ओर बढ़ रहे हैं, प्रेमचंद गुड्डू लगातार इंदौर सांवेर में पीछे चल रहे हैं, तुलसी सिलावट लगातार आगे चल रहे हैं, गोविंद राजपूत लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, महेंद्र सिंह सिसोदिया आगे बढ़े हुए हैं। और इस सब पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है। इस चुनाव के जो आफ्टर इफेक्ट है, इस चुनाव के क्या परिणामों के बाद क्या मध्य प्रदेश की सियासत में नया रंग आने वाला है, कांग्रेस की सियासत किस ओर जाएगी, बीजेपी में सिंधिया का सियासी कद क्या होगा, इन सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष दीक्षित जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी की ओर से चेतन सिंह जी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस की ओर से अमित तावरे जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनीष जी, आपके पास क्या जो एग्जिट पोल या जो कांग्रेस के दावे और बीजेपी का अनुमान था, तो नतीजे उसके उलट अप्रत्याशित थे या यही नतीजों की उम्मीद आपको थी या जनता को थी? देखिए मनोज भाई, एक चीज बड़ी क्लियर होती है जी कि जब भी उपचुनाव होते हैं तो जो सत्ता में पार्टी रहती है उसको एडवांटेज रहती है हमेशा जी। इस बार के उपचुनाव थोड़े से अलग इसलिए थे क्योंकि इस बार उपचुनाव किसी की मृत्यु के कारण नहीं हुए थे, 22-24 लोग इधर से उधर स्विच कर गए थे। तो इस बार ऐसा लगता था कि शायद जो है नेक टू नेक स्थिति होगी या कांग्रेस को चुनौती खड़ी कर पाएगी, मगर कांग्रेस जो है इस पूरे उसमें आप देखिए 6 सीटों पर अटक गई है आके। तो ये कांग्रेस संगठन की, कांग्रेस अध्यक्ष की और जो भी कांग्रेस के नेता इस सब लगे थे उनके लिए ये अब सोचने का समय आ गया है कि उनको वर्तमान संगठन या वर्तमान नेताओं के भरोसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अब नैया आगे पार नहीं रखनी है जी। यहाँ पर बीजेपी की बात है तो बीजेपी में क्लियर था, क्योंकि देखिए शिवराज, अपन 2018 की भी बात करें, 2018 में भी बीजेपी को तो कांग्रेस से ज्यादा वोट परसेंट में मिले थे, मगर सीट क्योंकि कांग्रेस की ज्यादा आ गई थी तो उन्होंने सरकार बना ली। तो शिवराज सिंह की पॉपुलैरिटी इस चुनाव में बरकरार रही और ये बड़ी बात है कि 4 बार के मुख्यमंत्री आज भी जनता के बीच उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बनी हुई है। दूसरा एक फैक्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी हुआ, जो कांग्रेस के स्टार कैंपेनर हुआ करते थे पिछले 2 विधानसभा चुनाव में। उनका चेहरा, उनकी जो भाषा, जिस अंदाज से वो भाषण देते हैं उसने और शिवराज के लीडरशिप या शिवराज की एक्सेप्टेबिलिटी ने इस चुनाव में ऐसे परिणाम लाए। एक्चुअली ये बिल्कुल क्लियर था मनोज जी कि बीजेपी को एडवांटेज रहेगा, मगर ये जिस तरह की लीड आ रही है ये तो प्रत्याशियों ने भी नहीं सोचा होगा कि 50,000 से प्रथम जी जीत जाएंगे। बिल्कुल। और जो कांग्रेस के उम्मीदवार आ गए उनकी अगर आगर की बात करें हम तो 1100-1200 की लीड है। भांडेर हमने देखा 171 वोटों से रक्षा सिरोनिया जीत गई हैं, या और भी हम देखें कि जो मेहगांव में या 1-2 सीटें और है जो कांग्रेस लीड कर रही है, तो फासला इतना ज्यादा नहीं है, कभी परिणाम बदल भी सकता है। लेकिन सर एक और चीज हम समझना चाहेंगे दर्शकों के लिए कि इस जीत के बाद आपने शिवराज का भी जिक्र किया और कांग्रेस की भी बात की, लेकिन आप कांग्रेस के लिए अगर बात करें तो अकेले किला लड़ाते दिखे थे कमलनाथ, सिंधिया छोड़ गए थे पहले ही मैदान, उनके साथ छोड़ गए थे, दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे रहे थे और उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा बल्लेबाजी T20 का जो आखिरी में आऊंगा और फिनिशर। तो अब कांग्रेस फिनिश होती दिख रही है, तो आपने कहा कि अब कांग्रेस में नई लीडरशिप की अगर बात करें तो अब वो लीडरशिप कांग्रेस में कौन हो सकती है? अब ये तो कांग्रेस का नेतृत्व जो है इस पे विचार करे, हम और आप कौन होते हैं ये कहने वाले नहीं, लेकिन जो अभी सक्रिय चेहरे हैं चेंज, हाँ जो सक्रिय चेहरे हैं उसमें देखिए आप हेमंत सिद्धार हैं, या अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस लोगे तो अजय सिंह एक इनके पास कैंडिडेट हैं, या जीतू पटवारी हैं। अब इन लोगों में से ही किसी को इनको अध्यक्ष बनाना पड़ेगा,
बेहतर, क्योंकि अब क्या है 1.5 साल 2 साल लगभग 2 साल हम कह सकते हैं कि इस विधानसभा के चले गए। अब मात्र 3 साल बचे हैं अगले चुनाव के लिए। अगर ये परिवर्तन अभी नहीं किया तो आगे जो है, मैं पहले भी एक आध बार मैंने बोला है कि अगर अब नहीं चेते तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत वही होगी जो कांग्रेस की हालत बिहार या उत्तर प्रदेश में होगी। अमित जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अमित जी, क्या इस हार से सबक लेंगे? क्योंकि सुबह, अब से कुछ घंटे पहले, सुबह भी नहीं, आपके नेता लगातार कह रहे थे कि शाम होने दीजिए, नतीजे पलट जाएंगे, लेकिन नतीजे पलटे ऐसे हैं कि बीजेपी 17 से 21 सीट जीतती दिख रही है। आप जो है 10 से 6 पर आ गए हैं, वो बसपा 1 पर टिकी है। तो क्या उम्मीद की जाए कि कुछ नए मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जाएंगे और 3 साल में संगठन को दुरुस्त करने का कोई काम करेगी पार्टी? निश्चित तौर पे यदि हम कहीं ना कहीं पीछे रहे तो कुछ ना कुछ हमारी कमजोरियां रही होंगी और हर चीज से सीखना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का इतिहास जो है वो बहुत लंबा रहा है। 130 साल पुरानी पार्टी हमारी रही है। अंग्रेजों से संघर्ष की बात करें या उसके बाद आज जब नए भारत की निर्माण की बात करें, या इंदिरा जी जब हारी थी उस समय की हम जी चलिए, कुछ तकनीकी कारणों से लगता है अमित जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। चेतन जी, जिस प्रकार से नतीजे आए हैं, तो अब क्या स्थितियां बनती देख रहे हैं बीजेपी के अंदर? क्या सिंधिया का कद पहले से घटेगा, बढ़ेगा? और शिवराज सिंह तो आपके इकलौते बड़े लीडर है, उनको जो चुनौतियां थी 2018 के बाद, वो चुनौती खत्म हो जाएगी और इन पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हम सीधे आपको बीजेपी ऑफिस लिए चलते हैं, जहां से जश्न चल रहा है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां मौजूद है। हमारे संवाददाता आशीष मंगल सोनी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, अभी थोड़ी देर में उनके पास ले चलेंगे। चेतन जी, जो मैं सवाल आपसे कर रहा था, मैं चाहूंगा आप उसका जवाब देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरह काम करती है, परिवार के भाव से काम करती है। शेयर बाजार थोड़ी ना कि किसी का भाव बढ़ेगा और किसी का गिरेगा। संगठन हर नेता के भूमिका का निर्वहन करता है, जिम्मेदारी वही तय करता है। इसलिए संगठन के कंधों पर ये सारी बातें हैं कि वो समय समय पर क्या निर्णय लेता है, किसको कहां पर भेजना है, किसका कहां पर उपयोग करना है, इसका निर्णय संगठन करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी में नेता कब चलते हैं, संगठन की भूमिका जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। दूसरी बात रही जो परिणाम आए हैं, परिणाम इस बात के लिए है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व को लेकर के जिस प्रकार 2018 में, जो मैंने तो पहले भी कहा था, फिर से कहता हूं कि जनता ने जो कांग्रेस के छलावे में आकर के शिवराज जी को सत्ता से बाहर किया था, कहीं ना कहीं उस बात का प्रायश्चित किया जनता ने। वो प्रायश्चित तो उनकी 100 दिन की सरकार देख करके लोकसभा में किया था। 89 लाख मतों से ये सारा प्रदेश आ रहे थे। आज जनता को फिर से अवसर था पुनः प्रायश्चित करने का, और जनता ने देखा आपने भारी भारी मतों के साथ चुनाव जीत रहे हैं। इस बात का साफ संकेत है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का जो जन कल्याण का जो रथ है, उनकी जो लोकप्रियता है, आम आदमी में जो उनकी स्वीकार्यता है, कि कहीं ना कहीं माननीय शिवराज सिंह चौहान तो सबको शिवराज जी का, सिंधिया का कोई योगदान नहीं है? मैं आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। मैं जिसके मैं आऊंगा आपके पास। आशीष मंगल सोनी हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे हम बीजेपी मुख्यालय लिए चलते हैं। आपके तमाम बड़े नेता वहां मौजूद हैं। आशीष मंगल सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है बीजेपी ऑफिस के बाहर? क्या माहौल है? क्योंकि जश्न तो हम देख रहे हैं कि सुबह के बाद, दिन में से ही शुरुआत हो गई थी। वीडी शर्मा को भी हमने देखा था जो ढोल नगाड़े बजा रहे थे। और अब क्या कुछ बीजेपी ऑफिस का माहौल नजर आ रहा है? देखिए, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बीजेपी ऑफिस में जमा हो गए हैं। जश्न का माहौल है। वीडी शर्मा मौजूद है, बीजेपी के तमाम बीजेपी ऑफिस में तमाम बीजेपी के बड़े नेता आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इंतजार किया जा रहा है। भदौरिया यहाँ पहुंच चुके हैं, भूपेंद्र सिंह हैं, बीजेपी के तमाम दूसरे बड़े नेता हैं, मिश्रा भी पहुंच चुके हैं और बीजेपी संख्या कार्यकर्ता है, आप देख सकते हैं। तस्वीरें आप देखिए बीजेपी मुख्यालय की है, जहाँ पे बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। यहाँ पर
और हालांकि बिल ने मिठाई मुंह मीठा करा दिया था शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का, गोपाल भार्गव का, वी शर्मा का, लेकिन अब औपचारिक जश्न का ऐलान होना है। औपचारिक रूप से शिवराज सिंह चौहान जो जश्न के ऐलान की शुरुआत करेंगे, उन्हीं का इंतजार वहां हो रहा है बीजेपी ऑफिस में। चेतन जी, अभी हम बीजेपी ऑफिस फिर से एक बार लिए चलेंगे आपको, तो जो आप बात कह रहे थे। मैं वही कह रहा था कि आम जनता को लगा कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश पुनः विकास करेगा। जिस प्रकार से इन्होंने गरीबों की जो योजनाएं थी उन सबको बंद करने का जो पाप किया अवसर, लेकिन मैं फिर से कहूंगा ये सारा अवसर कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर खाने में जो घमासान मचा था, जिन बातों को लेकर के कांग्रेस के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा था कि जिन वचन पत्रों पर सरकार आई, अगर उन वचन पत्रों का आपने निर्वहन नहीं किया तो मैं सड़क पर आकर आंदोलन करूंगा। और जिस प्रकार से उनको कमलनाथ जी ने चुनौती दी कि आप आकर के आंदोलन करिए, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जब सड़क पर आए तो ये सड़क से नीचे नाले में उतर गए। तो मुझे लगता है कि जिन मुद्दों को लेकर सिंधिया सड़क पर उतरे थे, वो मुद्दे तो आपकी सरकार ने भी पूरे नहीं किए हैं वो वादे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो मैनिफेस्टो हमने उसको पूरा किया है। हमने सिंधिया जी के मैनिफेस्टो पर चुनाव नहीं लड़ा। जिन मैनिफेस्टो को लेकर के सिंधिया जी ने बात कही वो उस सरकार की 2018 की बात कही थी। ये बात सच है कि सिंधिया साहब ने लोकतंत्र में ऐतिहासिक काम किया है। कम से कम मध्य प्रदेश को लुटने पिटने से बचा लिया और उन्होंने मध्य प्रदेश की गरीब जनता का जो जन कल्याण का जो रथ था, कहीं ना कहीं उसको जो ब्रेक लगाया था, उस ब्रेक को हटाने का काम किया। जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब का भारतीय जनता पार्टी में आगमन हुआ, निश्चित रूप से 1 और 1 11 की ताकत बनी। और यही कारण है कि ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी ने दमदार वापसी की है। और जो आपके स्क्रीन पर जो रिजल्ट हम देख रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं का सामूहिक प्रयास है, सारे कार्यकर्ताओं का सामूहिक प्रयास है। क्योंकि संगठन एक पिच तैयार करता है, इसको बल्लेबाजी करने के लिए किसी न किसी नेता को आना पड़ता है। और निश्चित रूप से इस चुनाव में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस प्रकार लेकिन आपको तो सिंधिया ने 11 की जगह पूरे 22 खिलाड़ी दे दिए थे, पूरा स्टेडियम दे दिया, पिच भी दे दिया। हाँ, दिया ना, निश्चित रूप से दिया। लेकिन देने के बाद में क्या उसको हम ऐसे छोड़ सकते क्या? आपने देखा होगा कि जिस पिच को सिंधिया जी ने दिया था उस पर भी ऐसा नहीं था कि हम किसी मुगालते में रहे, किसी उसी में रहे। हमने पूरे प्रयास करिए। जिस दिन से हम सरकार में आए उस दिन से जनता जनार्दन के बीच में लगातार निरंतर हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का मिलना जुलना, कोरोना के संक्रमण के दौर में भी लगातार पार्टी का कार्यकर्ता संपर्क बना करके रहता था। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह का संगठन है और किस तरह के लोग हैं। आदरणीय बीडी शर्मा जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनके पिताजी कोरोना संक्रमण के चलते नहीं रहे। बीडी शर्मा जी ने भोपाल से जाकर के पिताजी का अंतिम संस्कार किया। और मैं दूसरे दिन तीसरे दिन जब हम वहां थे तो वहां से ही उन्होंने सारे क्षेत्र के जहां जहां खासतौर से चुनाव थे, सारे क्षेत्र में वर्करों से बात करना, नेताओं से बात करना, मंडल अध्यक्षों से बात करना, ये इस तरह का समर्पण का भाव कांग्रेस के किस लीडर में आप? बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास चेतन जी। मनीष जी, जिस प्रकार की जो चेतन जी क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस ने पूरा जो कैंपेन था उनका, जो बाद में भटका आइटम पर, लेकिन वो शुरुआत में जयचंद, टिकाऊ, बिकाऊ, गद्दार की बात कर रहे थे। तो एक तो ये मुद्दा जनता ने आपको नहीं लगता नकार दिया, दूसरा वो एक ही मुद्दे पर अटके रहे, जो विकास की बात वो कर रहे, जो ये कह रहे थे कि हमने इतने वादे पूरे किए, वो अपनी बात जनता तक नहीं ले जा पाए। क्योंकि बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के पास भी प्लस पॉइंट ये था कि बीजेपी के जिन लोगों ने, कांग्रेस के जिन लोगों ने इस्तीफे दिए थे, वो बीजेपी को पता था कि ये लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे, तो 6-7 महीने का समय उनको भी मिला। और कांग्रेस को भी ये पता था कि जब 22 तारीख को उनकी सरकार गई, 20 मार्च को, उसके बाद से उनको भी पता था कि इन सीटों पर उनको चुनाव लड़ना है। तो 7-8 महीने का समय उनके पास भी था। तो कहीं कोई एक बड़ी चूक कांग्रेस ने क्या कर दी जो नतीजे इस प्रकार के आ रहे हैं? तो चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें। मुंगावली से ब्रजेंद्र सिंह यादव, जो कि शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, वो चुनाव जीत गए। कांग्रेस के कन्हैया राम लोधी को उन्होंने चुनाव हरा दिया है। जहां मुंगावली में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल कर ली है। पहले माना जा रहा था कि कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन शुरुआती दौर में जब उन्होंने बढ़त बनाई ब्रजेंद्र सिंह यादव ने, इसके बाद वो पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा और नतीजा ये हुआ कि परिणाम उनके पक्ष में आया। तो बीजेपी के खाते में एक और सीट चली गई है मुंगावली। यादव बहुल सीट मानी जाती थी मुंगावली, और मुंगावली और कोलारस के जो चुनाव हुए थे 2018 में पहले में, वहीं से कांग्रेस को एक हिम्मत मिली थी कि शायद वो 2018 में चुनाव जीत सकती, सरकार बना सकती। ऐसा हुआ भी।
लेकिन उसी मुकाबले में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल कर ली है। जी हाँ, ब्रजेंद्र सिंह यादव ने चुनाव जीत लिया। हम फिर से वापस चलते हैं हमारे मेहमान मनीष जी के पास। जी मनीष जी। हाँ, मैं ये कह रहा था मनोज जी कि कांग्रेस की जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये गलती हुई उनसे कि जब उनकी सरकार जब अपने संगठन को मजबूत कर सकते थे। जी बिल्कुल। कमलनाथ जी थे और अध्यक्ष भी कमलनाथ जी रहे। अगर अध्यक्ष किसी और को बनाते तो वो अपने संगठन स्तर पर कुछ काम करता, और ये काम इसलिए महत्वपूर्ण होता क्योंकि उस समय आपकी सरकार थी। अगर सरकार के रहते संगठन में नई जान आप फूकते तो हो सकता है उसके नतीजे कुछ और होते। अगर उस समय जो है लोग अलग ही मुगालते में थे तो शायद उसका नतीजा सामने है सबके। तो एक कह सकते हैं कि दो गलतियां कर दी। एक तो जब पहले चेते नहीं और बाद में वो संगठन को कुछ खड़ा कर सकते थे जैसा आप भी कह रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी चीज कि दिल्ली में बीजेपी प्रत्याशी ने हार मान ली है। जी हाँ, कांग्रेस ने ये सीट जीत ली है। दिल्ली गुरराज दंडोतिया मंत्री थे, वहां से कांग्रेस से बगावत करके आए थे, चुनाव लड़ा था, और ये सीट नरेंद्र सिंह तोमर के प्रभाव वाली मानी जाती है। तो दिल्ली में बीजेपी की हार हुई है, करारी हार हुई है। और गिरिराज दंडोतिया को जब मंत्री बनाया गया था तो एक तरह से उन्होंने जितने पीछे हो गए हैं गिरिराज दंडोतिया, तो उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि वो चुनाव हार गए। और इतनी लीड कांग्रेस उम्मीदवार ने ले ली है जहाँ से उनको लगता है कि अब वापसी संभव नहीं है। तो संभवतः ये चुनाव में पहला मौका है जहाँ आखिरी वोट की गिनती तक उम्मीदवार हार नहीं मानते हैं। तो गिरिराज दंडोतिया ने स्वीकार करने की दम दिखाया है कि 10,000 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं, तो वो चुनाव हार रहे हैं। तो एक तरह से दिल्ली भी सीट बीजेपी ने गवा दी है। ये कहें कि कांग्रेस ने ये सीट बरकरार रखी है, क्योंकि पिछली बार मुरैना की 5 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 5 बाद में इस्तीफे हुए थे और बीजेपी में शामिल हो गए। तो मनीष जी के वहाँ मैं फिर से चलूंगा। तो मनीष जी, एक और गलती जो हुई कि दागी बागी का मुद्दा भी था, और आपने कार्यकर्ताओं को भी तैयार नहीं किया, और चुनाव जब मैदान में आप गए तो आपने चेहरे ही वही ढूंढे जो बीजेपी से आए हुए थे। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का जो कमिटेड कार्यकर्ता था उसको एक संदेश गया कि अगर 15 साल उसने झंडा डंडा उठाया और जब सत्ता की नौबत आई तो दूसरे लोगों को मलाई मिली, और संघर्ष के दिन में भी फिर दूसरों को आप नवाज रहे हो। देखिए मनोज जी, कांग्रेस और बीजेपी में जो बेसिक अंतर है वो ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे अगर कांग्रेस में जो बीजेपी से लोग आए थे या दूसरे दलों से लोग आए थे जिनको सीट दी, उनकी संख्या 8 या 9 थी या 7 थी, 7 से 9 के बीच में थी। एग्जैक्टली मुझे जो आंकड़ा लगभग यही थी। इसके उलट आप देखिए बीजेपी से जो लोग लड़े और जो पहले कांग्रेस में थे उनकी संख्या 27 थी। तो बीजेपी और कांग्रेस में जिस डिफरेंस की बात कर रहा हूं वो ये है कि कांग्रेस में हो सकता है कि वहां के जो लोकल नेता हैं उनको लगा होगा कि अगर ये जीत गए तो हमारी आगे की दुकान बंद हो जाएगी। मगर बीजेपी के संगठन ने, बीजेपी के पूरा जो इनका नेटवर्क है, उन्होंने उस बाहरी आदमी को भी अपना बना के और उसको सीट जिताई, और ऐसे अंतरों से जिताई जो मैं पहले भी कहा कि जिसकी उम्मीद उम्मीदवारों ने भी नहीं करी होगी निश्चित तौर पर। क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रभुराम चौधरी हो या तुलसी सिलावट हो जो कि पिछले नजदीकी मुकाबले जीते थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए कांग्रेस से उम्मीद मनोज जी। जी मनीष जी, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि ये चुनाव कांग्रेस के लिए तो एक जिसको अभी ये लोग जिनके बाइट भी आने लगे होंगे कि हम आत्मचिंतन करेंगे और जनता का जो है वो सब फैसला हमको जनता का फैसला सिरोधार है। बीजेपी के बीच सिरोधार है। बीजेपी के लिए भी इस चुनाव के परिणाम एक तरह से अच्छे इसलिए हैं कि बीजेपी बैसाखियों के सहारे अब नहीं रहेगी। जो 7 लोग जो हमेशा दादागिरी करते थे, चाहे वो कमलनाथ जी की सरकार हो या शिवराज जी की सरकार हो, उनकी दादागिरी अब नहीं चलेगी। मगर एक इसमें जो आगे के दिनों में हम देखेंगे वो ये होगा, क्योंकि अब क्या हो गया कि 14 में से शायद 11 मंत्री जीत रहे हैं। बिल्कुल। और 10 या 11 मंत्री जीतेंगे तो जो एक वेटिंग लिस्ट जो बहुत लंबी पड़ी है बीजेपी की, जो 4 बार विंध्य खाली पड़ा है और जो विंध्य खाली पड़ा है जी। अब हो क्या गया है कि वेटिंग लिस्ट में जो है 3 लोग ही आरएसी में आ पा रहे हैं, बाकी लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो ये इसको जो है इस असंतोष को भी कैटर करना
एक जो नए अध्यक्ष हैं युवा, उनके लिए और शिवराज जी के लिए ये आने वाले दिनों में एक चुनौती रहेगी। जी, चलिए अमित तावरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, जिस प्रकार से नतीजा है और आप लोग आपके तमाम सारे नेता कह रहे थे 28 सीट जीतेंगे, लेकिन आप कहीं मुकाबले में नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जो 6 सीटों पर आप आगे बढ़े हुए हैं या एक सीट दिमनी की अगर बात कर लें जो आप जीत रहे हैं, बाकी 5 सीटों में से 3 सीटें ऐसी एक बहुत नजदीकी मुकाबला है। तो 28 से अगर 14 भी होता तो ठीक है, मामला 50-50 भी मान सकते थे, लेकिन सीधे आप 6 सीटों पर आकर खड़े हुए और वो भी जब आपने पूरी ताकत ग्वालियर चंबल में लगा दी, तो क्या कांग्रेस में हार का मंथन होगा और वो चेहरे देखे जाएंगे जिनके कारण ये हार हुई, उन पे कुछ एक्शन होगा? चलिए अमित जी से लगता है हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से कोशिश करेंगे उनके पास जाने की। उनसे संपर्क हमारा टूट गया और हो सकता है क्योंकि स्थितियां भी ऐसी कांग्रेस की, तो संपर्क बनाना भी एक टेढ़ी खीर है। लेकिन मनीष जी, एक और चीज है जो आपने भी कहा कि जिस प्रकार से संगठन की आपने बात की, चेहरों की बात की, और अब की स्थिति में देखें कि RAC 3 क्लियर हो गए, लेकिन जो 3 मंत्री हारेंगे तो उनको एडजस्ट करना बड़ी चुनौती, क्योंकि बीजेपी संगठन में किसी कांग्रेसी को इतनी आसानी से स्थान नहीं देगी, भले वो बीजेपी में आ गया तो बसता है, क्योंकि वो तो कहेंगे हमने तो आपके लिए त्याग किया है, हमने तो मंत्री पद गवाया, विधायकी भी गई हमारी, तो 3 साल के लिए हमको किसी निगम मंडल में भेज दिया जाए, तो एक बड़ा जोखिम ये भी रहेगा। वो तो रहेगा, मगर आप ये भी देखिए कि जो बागी उम्मीदवार जीत गए हैं, इन्होंने अब क्या होगा कि जब अब अपन 2023 की बात करें, आप इनको किस ग्राउंड पे मना करोगे टिकट देना? आप प्रभुराम चौधरी को कैसे मना कर सकते हो अगर वो 50,000 वोट से जीतेंगे? बिल्कुल। तो कई लोगों की जो खाटी बीजेपी के लोग हैं, उनकी नेतागिरी पर भी आगे की जो भविष्य है उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। बड़ी चीज है। अगर ये हार जाते, अगर हार जाते या आधे आधे की भी बात होती, क्योंकि बीजेपी को केवल 8 सीटें चाहिए थी जीतने के लिए। बिल्कुल। अब ये जो 20 सीटें आ गई हैं, इसमें ये तो सही है कि वो बैसाखियों की जरूरत हट गई है, मगर एक सरदर्द भी जो है परमानेंट अभी लगा रहेगा। आने वाले कुछ महीनों में शायद इसके कुछ झलक हमको देखने को मिले। जी, तो झलक तो देखने को मिलेगी, हो सकता है कि नतीजे के तुरंत बाद ही देखने को मिले, क्योंकि जिस प्रकार से गिरिराज दंडोतिया या चंबल के जो आते हैं रणबांकुर है, कांग्रेस में रहे हैं और जो उनके लिए सिरदर्द का सबब रहे, बीजेपी में आ गए हैं और चुनाव हारने का जब फुल फुर्सत में रहेंगे, और जैसा आपने कहा कि जो लोग जीत गए उनको तो आपकी मजबूरी टिकट देना, और अतीत में कई सारे बड़े नेता आए भी जो बीजेपी के साथ रहे, लेकिन बीजेपी ने या तो धीरे से उनको किनारा किया, लेकिन चूंकि अब वो एक नेता के साथ ये लोग आए हैं, सिंधिया के साथ, तो सिंधिया का भी दबाव रहेगा। लेकिन अब क्या मान के चले कि मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया का दखल और बढ़ेगा, क्योंकि कहा यही जा रहा था कि राज्य जो है शिवराज सिंह चौहान या BD शर्मा बीजेपी संगठन देखेगा और सिंधिया केंद्र की राजनीति करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से जीत मिली है तो निश्चित तौर पर आगे पीछे उनका दखल बढ़ेगा। वो चाहेंगे संगठन में उनके लोगों को स्थान मिले, निगम मंडल में उनके लोगों को स्थान मिले, और 23 का जो एक घटनाक्रम एक खाका आपने खींचा वो तो एक चुनौती है ही। तो तब भी क्या सिंधिया को इसी प्रकार का फ्री हैंड मिलेगा जैसा कांग्रेस में मर्जी के टिकट दिलाते थे, बीजेपी में संभव हो पाएगा? देखिए साहब, भाजपा एक बड़ी डिफरेंट पार्टी है जी। बिल्कुल। भाजपा ने आपको है ना पलक पावड़े बिठाकर आपका स्वागत किया। उनको जो चाहिए था वो सिंधिया जी से मिल चुका है। अब उनको आगे सिंधिया जी से कोई उम्मीद नहीं है। भाई एक सरकार, चलती हुई सरकार आपने गिरा दी और एक सरकार बन गई, और अब उपचुनाव में भी आपको, क्योंकि भाई आपका संगठन बहुत मजबूत है, इस बार माइका लाल वाला मुद्दा नहीं था, तो इस कारण एट्रोसिटी एक्ट, माइका लाल, हाँ वो सब कुछ नहीं थे, तो बीजेपी को एडवांटेज हुआ इससे। सिंधिया जी की जहां तक बात है, वो जाहिर है वो कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि उनके 10-12 लोग तो जीत के आ ही रहे हैं, 12 लोग करीब करीब जीत रहे हैं। हालांकि ये जरूर है कि उनका जो अभी यूज मुझे लगता है बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर करेगी। अभी जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार जो है, क्योंकि बिहार से भी नतीजे फेवर में आ रहे हैं, तो अब मंत्रिमंडल विस्तार भी हुआ, तो उस मंत्रिमंडल में विस्तार में सिंधिया जी को एडजस्ट करके और कुछ लोगों की वो जरूर कोशिश करेंगे, खासकर ये कि जिन्होंने अपनी विधायकी छोड़ी और विधायक छोड़कर जो है मैदान में आ गए आपके साथ, और अगर वो हार गए हैं चुनाव, तो उनको उनके लिए कुछ ना कुछ तो पारितोषिक जरूरी है। और मुझे लगता है कि क्योंकि वो नेता है, और नेता अपने साथ जिन लोगों को लेके आता है उसका ख्याल अगर नहीं रखेगा तो आगे उनको भी दिक्कत हो सकती है। तो मुझे लगता है कि वो इसके लिए भी बार्गेनिंग करेंगे कि संगठन में उनको पद मिल जाए या निगम मंडल में उनके लोग एडजस्ट हो जाए। बिल्कुल। नगरीय निकाय चुनाव भी आना है, अभी वहां भी एक तरह से होगा कि ग्वालियर चंबल में महापौर है, मुरैना में है, ग्वालियर में है, कि उनकी पसंद के टिकट मिले। देखिए
देखिए ये तो परमानेंट समस्या रहेगी अभी कम से कम आगे 3-4 साल या 5 साल के लिए, क्योंकि जहां जहां से लोग जीते हैं, आप देखिए मुन्ना लाल गोयल चुनाव जीत गए, बिल्कुल है ना, उधर से प्रद्युम्न चुनाव जीत गए। तो इन लोगों ये अपने वार्ड में अपने लोग चाहेंगे, वहां पवैया जी हैं या जो बाकी लोग हैं, पूरे प्रदेश में जहां 28 जगह चुनाव हुए हैं, सब जगह जो बड़ा नेता होता है उसके साथ छोटे छोटे नेता भी जुड़े होते हैं। तो अगर वो छोटे नेता दरकिनार होंगे तो जो हम हमेशा हम लोग एक बात करते हैं कि बीजेपी का संगठन बड़ा स्ट्रांग है और ये, तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि नेता के साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। मैं आऊंगा मरवाई चुनाव, मरवाई से कांग्रेस जीत गई है, अमित जोगी मैदान में थे जिनका जाति प्रमाण पत्र खारिज हो गया था, इसके बाद उनकी पार्टी ने बीजेपी का समर्थन किया था, इसके बाद भी कांग्रेस के डॉक्टर के शुक्ला चुनाव जीत गए, बीजेपी के डॉक्टर गंभीर सिंह को उन्होंने हराया है। जी हाँ, मरवाई में कांग्रेस चुनाव जीत गई है, बड़े कांटे की लड़ाई थी छत्तीसगढ़ में। फिर अजीत जोगी के निधन के बाद इनके बेटे अमित जोगी मैदान में उतरे थे, डॉक्टर के ध्रुव कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार थे, कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी थी। और जैसा कि आपने शुरुआत में कहा था मनीष जी की, स्वाभाविक तौर पर चुनाव में जनता उनके साथ जाती जिनकी सरकार होती है। तो ये मरवाई के नतीजे में हमको ये बताते हैं, उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा है, हमने गुजरात में भी देखा है कि 8 सीटों में से 7 पर बीजेपी आगे चल रही थी, यूपी में भी हमने देखा 8 में से 5 से 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही थी। तो जो बात हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में कर रहे थे कि सारे जो नेताओं के लोग जुड़े हुए हैं छोटे छोटे, और अभी तक जो बीजेपी में हो रहा था कि सिंधिया गुट, तो आपको लग रहा है अब ये खत्म हो जाएगा, अब ये बात होगी कि बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं? इसमें अभी समय लगेगा। आपने अगर आपको ध्यान हो, वोटिंग के 3-4 दिन पहले नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी एक बयान दिया था कि सिंधिया अभी भाजपा में समरस हो रहे हैं, बिल्कुल उनको समय लगेगा। तो जब उनके नेता को अभी एडजस्ट होने में समय लगेगा तो जाहिर है कि बाकी जो उनके साथ पूरी फौज है उसको भी एडजस्ट होने में समय लगेगा। और जितना ये एडजस्ट कर पाएंगे उतना बीजेपी के लिए भी अच्छा रहेगा और सिंधिया जी के लिए भी अच्छा रहेगा। और अगर थोड़ी सी भी दरार आई तो फिर भविष्य को कौन जानता है। भाई जनवरी में हम और आप थोड़ी जानते थे कि सिंधिया जी ऐसा कदम उठा लेंगे। निश्चित तौर पर। एक और चीज है मनीष जी कि जिस प्रकार से नतीजे आ गए हैं, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा, अब सारे लोग उन्हीं को क्रेडिट दे रहे हैं और सिंधिया के लिए कह रहे हैं कि एक परिवार है ये तो, और उनका कद निश्चित तौर से बढ़ा होगा कि 2018 के शिवराज सिंह चौहान और 2020 के शिवराज सिंह चौहान, और जो बीच के 15-17 महीने जब कांग्रेस सरकार रही, जब उन्होंने कहा था टाइगर हूं मैं, छोड़ूंगा नहीं, इसके बाद कई सारे विरोधी उनके खड़े हुए। ये कहा गया कि शायद नरोत्तम मिश्रा अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, बीडी शर्मा जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो कहा गया कि ये एक दावेदार हैं। तो आपको लग रहा है कि अब जो स्थितियां पहले थी कि कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, बीडी शर्मा, गोपाल भार्गव, इन सबसे पार पाते हुए सिंगल वापस उस पोजीशन में आ गए शिवराज सिंह चौहान जो 2018 के दिसंबर के पहले में थे, इकलौते सिंगर बड़े नेता? जाहिर है जी। मैं मनीष जी आपको बड़े क्षमा के साथ रोक रहा हूँ। ग्वालियर पूर्व से अभी खबर आई है, बड़ी खबर आई है कि अब कांग्रेस के सतीश सिकरवार 1548 वोट से आगे हो गए हैं। जी हाँ, कांग्रेस के सतीश सिकरवार आगे हो गए हैं। तो ये एक बड़ी बात है क्योंकि मुन्ना लाल गोयल का भी हम जिक्र कर रहे थे कि वो चुनाव जीत रहे हैं और लगातार वो आगे चल रहे थे, लेकिन बढ़त उनकी वही थी 2200, 1800, 2000, 2200, 1800, 2000। अब कांग्रेस उम्मीदवार ने 1500 वोटों की लीड ले ली है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए थोड़ी सी एक अच्छी खबर, क्योंकि ग्वालियर जो सिंधिया जहाँ से आते हैं और वहाँ अगर कांग्रेस को अगर बढ़त मिलती दिख रही है, नतीजा क्या होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो फिलहाल कह सकते हैं कांग्रेस के लिए बहुत देर बाद एक अच्छी खबर आई है। जी मनीष जी। देखिए, कांग्रेस के लिए जो एक अच्छी बात हुई है इस चुनाव में मनोज जी, अगर अपन लॉन्ग रन में लंबे उसको अगर देखें परिदृश्य में, तो आप देखिए कि जो पूरा ग्वालियर चंबल इलाका है या मालवा का कुछ क्षेत्र है वो सिंधिया जी के कब्जे में, सिंधिया जी के प्रभाव वाला क्षेत्र अपन कहेंगे। बिल्कुल। उसके पहले माधवराव जी थे, तब वहां पे संगठन में किसी की नियुक्ति हो या वहां से विधानसभा में कौन लड़ेगा, वहां का सांसद कौन बनेगा, वो एक परिवार तय करता था कांग्रेस में। अब कांग्रेस में एक नई लीडरशिप जो है खड़ी हो रही है, तो ये कांग्रेस के लिए अच्छा है कि भाई कम से कम उन्होंने एक टीम तो खड़ी करी, क्योंकि पहले लोगों को लगता था कि वहां पर शायद कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। मगर आप देखिए उन उम्मीदवारों ने, कई लोग, चलो ठीक है, कई लोगों ने ये जो जीत रहे हैं ये इंपोर्टेड उम्मीदवार हैं, मगर ठीक है कि एक आदमी आया, सिकरवार जी के कारण मुरैना में कई सीटें पे बीजेपी को दिक्कत हो गई, शायद हाँ उनका खासतौर से सुमावली और जोरा। बिल्कुल सही है। तो जो कार्रवाई हुई थी उसके कारण वहां पर इफेक्ट पड़ा।
तो मुझे लगता है कि सिंधिया जी के क्षेत्र में और ग्वालियर में अगर बीजेपी हार रही है तो ये कांग्रेस के लिए एकमात्र हर्ष का विषय होना चाहिए। बिल्कुल हर्ष का विषय होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के साथ सब दिक्कत यही है ना कि वो एक एक दो दो जीत हार में खुश हो जाते हैं और बीजेपी से वो सबक नहीं लेते हैं। जैसा कि बावरिया ने भी कहा था कि संघ से ही अगर आप सीख लो, अनुशासन है, बाकी चीजें। लेकिन सिंधिया का कद भी अगर हम कहें तो बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट ये भी कह सकते हैं कि उनके पास तो आगर मालवा इकलौती सीट थी मनोहर ऊंटवाल वाली, जिनके निधन से खाली हुई, तो बाकी तो वो कांग्रेस से छीन ही रहे। और अब ये जो नतीजे बता रहे हैं कि जो बीजेपी के कैंडिडेट जीत रहे हैं वो 20,000, 30,000, 50,000 से जीत रहे हैं, वो जो कांग्रेस के उम्मीदवार जीतते दिख रहे हैं, इकलौती अगर रक्षा सिरोनिया को छोड़ दे 171 वोटों से जीती है, तो बाकी कांग्रेस के उम्मीदवार या तो संघर्ष में हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को भी मेहनत करने की और जरूरत है, वो इसलिए भी, और कांग्रेस को, क्योंकि बीजेपी के साथ ये था प्लस पॉइंट कि सिंधिया जब आए तो अपने सारे लोग ले आए, 75-76 हजार वो कार्यकर्ता ले आए थे, पूरा संगठन, जैसा आपने कहा कि उनकी मर्जी से मंडल से लेके जिला अध्यक्ष होते थे, वो सब उनके साथ चले आए। उसके बाद अगर कांग्रेस इस फाइट में है तो बीजेपी को गंभीरता सोचना होगा, क्योंकि उनका भी पूरा संगठन लगा हुआ था। और एक और बड़ी खबर कांग्रेस के लिए, अच्छी खबर, ग्वालियर जिले के डबरा से इमरती देवी फिर से पीछे हो गई है, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई कर। पिछला चुनाव वो 57,000 वोटों से जीती थी। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जीत कांग्रेस की उन्हीं को मिली थी, और इस बार वो बड़े संघर्ष में है। और सुरेश राजे जो कि उनके समधी हैं, वो उन्होंने अब बढ़त बना ली। हालांकि ये बढ़त भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से कांटे का मुकाबला हमने देखा ग्वालियर कोट में डबरा है, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो 7 का फिगर हो सकता है उससे एक अधिक सीट, 1-2 सीट आगे बढ़ जाए, या हो सकता है कि 1-2 सीट नीचे आ जाए। लेकिन ये जो कसमकस वाली 3-4 सीटें हैं, यहाँ पाला कभी भी ऊंट किसी भी पर्वत बैठ सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की है। तो मैं आपसे जो बात कर रहा था मनीष जी, कि जो स्थितियां बन गई थी अब, तो बीजेपी का संगठन, सिंधिया की ताकत, वो सब जोड़ लें अपन, उसके बाद अगर ये नतीजा ग्वालियर और डबरा में, तो बीजेपी को भी चिंतन तो करना ही पड़ेगा। ये दोनों जो सीटें हैं, और डबरा का चिंतन इसलिए भी करना जरूरी है कि डबरा जो है 56,000, 57,000 देवी जी जीती थी। और दूसरा ये कि इस चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा बना बिकाऊ और टिकाऊ के अलावा आइटम वाला, बिल्कुल वो आइटम, तो इसका मतलब है कि डबरा की जनता ने उस शब्द को लेकर, उनको कोई आपत्ति नहीं है जिसको लेकर देश भर में बहस छिली, जिसके कारण राहुल गांधी बीच में आ गए और कमलनाथ ने बोला कि राहुल गांधी को शायद किसी ने गलत समझा होगा। तो वहां की जनता को जो है, ये आश्चर्य की बात है कि वहां की जनता ने इस शब्द पे वो अफेंड नहीं हुई, या उसको ये नहीं लगा कि ये गलत शब्द बोला गया है। और उसके बाद क्योंकि क्या हुआ था, इमरती जी ने भी जो है वो कमलनाथ जी की पत्नी और तमाम सारे परिवार को लेकर बोला था। आऊंगा आपका, एक और बड़ी खबर आ गई सांवेर से, मतगणना रोक दी गई थी, प्रेमचंद गुड्डू की बेटी ने हंगामा किया था, अब मतगणना फिर से चालू हो गई है। तुलसीराम सिलावट, जिनको कांग्रेस कहती थी मिलावटी बिकाऊ, वो 25,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं सांवेर में। एक बार फिर से गिनती शुरू हो गई है। तो एक बार मैं फिर से आऊंगा मनीष जी आपके पास, जो आप कह रहे थे कि इमरती देवी का, कि निश्चित तौर पर उन्होंने भी काफी कुछ कहा था, और सुबह भी वो कह रही थी जब वो आगे बढ़ रही थी कि भगवान ने उनको दंड मिलेगा और मैं बड़े वोटों से जीतूंगी, मेरी तो जनता जनार्दन है। हो सकता है शाम को उनकी प्रतिक्रिया कुछ और हो जाए। बिल्कुल होगी, क्योंकि देखिए राजनीति में क्या है, बयान और प्रतिक्रिया ये सब कंटिन्यूअस बदलती रहती हैं। 2 घंटे पहले कुछ और बोलता है आदमी, फिर स्थिति परिस्थितियों के हिसाब से वो बदल जाता है। बिल्कुल। एक चीज और है मनोज जी, इस पूरे इलेक्शन में जी, कमलनाथ के अलावा जिन लोगों पर जिम्मेदारी दी गई थी अलग अलग क्षेत्रों की, आप देखिए, जैसे अपन अशोकनगर, मुगावली और इधर की बात करें तो लक्ष्मण सिंह जी और जयवर्धन ने वहां बहुत मेहनत करी थी, ऐसा कांग्रेसी बोलते थे। आगर मालवा, हाँ, ब्यावरा तो चलो ठीक है, जो वो तो होम टर्फ था उनका, और उसका जो रीजन भी था वो भी अलग था, क्योंकि एक सद्भावना वोट भी रहा होगा उनके साथ। मगर जैसे जिज्जी का चुनाव जीतना, ये जो है, ये इन लोगों पर भी वो होता है कि अभी इनको मेहनत करने की बहुत जरूरत है। और जो नेताओं के साथ एक बड़ी दिक्कत क्या होती है कि नेताओं को लगता है कि जो वो कह रहे हैं या जिस लाइन पे सोच रहे हैं, किसी भी दल के नेता, अब आप देखिए, अब जैसे इमरती देवी हैं, तो इमरती देवी ने कभी सोचा होगा कि वो पीछे हुए होंगी? बिल्कुल, इतने नजदीकी। मुन्ना लाल गोयल का जरूर लोगों को डाउट था, क्योंकि मैंने जब आपसे पहले ही बोला कि बताओ मुन्ना लाल गोयल भी चुनाव जीत रहे हैं, बड़ा एक आश्चर्य का भाव था। हाँ,
क्योंकि कुछ असेसमेंट हम लोग भी करते हैं कई चीजों पे, जैसे तुलसी सिलावट है तो ये ठीक था। एक आश्चर्यजनक जो मुझे लगा वो डंग का लगा कि डंग ने जो डंक दिया है इसको कांग्रेस को, उसकी उम्मीद तो डंग साहब को भी नहीं होगी, नहीं रही। मार्जिन से वो जीते, प्रभुराम चौधरी मार्जिन से वो जीते। प्रभुराम चौधरी जी, आप देखिए उनके चलते जो है वो शेजवार और उनके पुत्र को नोटिस भी इश्यू हो गए, मुदित को। अगर अब उनने, आप सोचिए कि अगर उन लोगों ने कुछ किया है जिसके कारण जाहिर है कि कुछ तो किया ही, अगर नोटिस मिला है तो, हाँ नोटिस मिला है तो उनने कुछ किया हो, और अगर उनने कुछ नहीं किया होता, उन्होंने भी वैसे ही काम किया होता जैसा बाकी क्षेत्र में बीजेपी के लोगों ने किया है, तो प्रभुराम जी की लीड कहां होती। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। चलिए, अब चूंकि अब समय और इजाजत नहीं दे रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आपने इतना कीमती समय हमें को दिया है। तो बड़ी एक पॉलिटिकल सिनेरियो अब थोड़ा सा चेंज होता नजर आ रहा है कि बीजेपी जो अब कुछ देर पहले तक 21 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही थी, उनमें से कुछ सीटें वो जीत गई है, कुछ पर आगे है, अब वो सिमट कर 19 पर आ गई है, और दो बड़े चेहरे उनके, इमरती देवी और मुन्ना लाल गोयल, वो पिछड़ते जा रहे हैं। और बड़ी बात है उस ग्वालियर जिले से पिछड़ रहे हैं जिस ग्वालियर से सिंधिया परिवार आता है। तो निश्चित रूप से सिंधिया के लिए एक बड़ा झटका। हालांकि